प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम ख़बरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, और एक जो है वो ज़ाहिर है बलूचिस्तान से मुताल्लिक है। वहाँ पर हालात जो हैं वो कुछ ऐसे हो गए कि ज़ाहिर दहशतगर्दों के हमले किए गए, लेकिन वो नाकाम बना दिए गए। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, मसले का हल जो है वो क्या है, इस पर भी हम प्रोग्राम में आगे चल के तफसील से बात करेंगे। और इसके अलावा जो पाकिस्तान हुकूमत ने ऐलान किया कि जी वर्ल्ड कप में तो टीम जाएगी, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ जो 15 फरवरी को मैच है वो नहीं खेलेगी। तो उसके बाद अब क्या हो रहा है भारत में, इस बात को लेके क्या वावेला जो है वो मचाया जा रहा है, और अगर पाकिस्तान जो है वो हम ये कह सकते हैं कि क्या नॉकआउट मरहले में भी वॉकआउट करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब हम जिक्र करते हैं जो आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई, अनप्रेसिडेंटेड होनी तो चाहिए थी शुरू में, लेकिन जो हालात थे उन हालात की वजह से मुलाकात हो नहीं पा रही थी। गो के दोनों तरफ से कोशिशें की जा रही थी, और आज सीएम जो केपी हैं सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात बिलाखिर कर ली। और ये मुलाकात एक सीएम ने पीएम से की है, यानी ये सियासी मुलाकात नहीं थी। इस मुलाकात में क्या हुआ, कौन लोग शामिल थे, क्या तय पाया, क्या बातें सामने आई, इस पर जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन सुनिए कि जब मुलाकात के बाद वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी साहब आए तो मीडिया से उन्होंने बात की, उनसे सवालात किए गए, क्या कहा आप देखिए। जो आज की मुलाकात थी ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हुआ हूँ। बैसियत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी वहाँ नहीं बैठता। दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मज़हब होता है, और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी बैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। पानी के हवाले की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात। आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं हुई। जो 4 अरब की बातें करते हैं, और ये सारी जो है सियासी बयानबाजियां हैं। जो 4 अरब रुपए हैं, 4 अरब रुपए जो हैं थोड़ी रकम है। जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे कुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं, और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे बंद कमरों के फैसलों से हो, तो उसके हवाले से मीटिंग ज़रूरी थी। शामी साहब, हुकूमत तो इसको कह रही है कि ये देर आयत दुरुस्त आयत है, क्या कहा जाए, देर आयत दुरुस्त आयत, या फिर अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे? देखें, हमने क्या दुर्गत बना दी है अपने निज़ाम की और अपनी, कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो वज़ीर आज़म से मिलता है तो ख़बर बनती है और उस पर तबसरे होते हैं दिन रात। अब आप बताएं, ये तो एक मामूल की कार्रवाई है। हाँ जी। वज़ीर आला जो है उसको अपना हल्फ उठाते ही तो वज़ीर आज़म से मिलना चाहिए, कर्टसी कॉल होती है। और फिर ये एक दोनों के मनसब का ये तकाजा है कि वो एक दूसरे से रब्ता रखें, किसी पार्टी में भी हों, कोई भी उनकी सियासत के तकाजे हों, ये तो एक उनके मनसब के तकाजे जो हैं उनको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने उनको बाकायदा दावत दी और वो तशरीफ़ ले आए। मुज़म्मिल असलम जो हैं, जो उनके मशीर हैं खजाना के जी, वो उनके साथ थे। बस 2 ही लोग थे हुकूमत के। और शहबाज शरीफ साहब के साथ तो मोहसिन नकवी साहब भी थे। हाँ जी। हसन इकबाल साहब थे। जी हाँ, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। अमीर मकाम साहब थे। अमीर मुकाम राना साहब थे। सनाउल्लाह साहब बैठे थे। राना सनाउल्लाह साहब राना बैठे थे। सनाउल्लाह साहब भी थे। तो मतलब एक उनकी तो एक टीम जो है काफ़ी मजबूत टीम थी। और फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे सर। फाइनेंस सेक्रेटरी हाँ जी, भी थे। इमदाद बुसाल साहब। तो बहरहाल जो भी उन्होंने अपनी शिकायत है सूबे की NFC के हवाले से और अपने पैसों के हवाले से वो उन्होंने बयान की हैं, और वज़ीर आज़म ने उनका नोटिस लिया और कहा है कि हसन इकबाल साहब से और ख़जाना के सेक्रेटरी से कि आप इसका जायज़ा लेके इनसे मुलाकात करके और तफसीली रिपोर्ट पेश कर दें, ठीक, और ताकि ये मामला सारे हल हों। जैसे शाहिद साहब आपने बताया 1 घंटे की ये मुलाकात थी, मेरी ज़रा किस सोर्स से बात हुई, PM ने उनको याद दिलाया आगाज़ में कि जी
मैंने फ़ोन किया था, आपको मुबारकबाद दी थी, ज़ाहिर है जिक्र तो जो है ना वो उसके ऊपर हुआ और मीटिंग में ना आने का शिकवा भी किया। फिर सीएम साहब ने भी उनको याद दिलाया कि भाई मैंने भी तो ज़ाहिर है रिस्पॉन्स दिया था। बहरहाल लेकिन पीएम साहब ने ये कहा कि जी आप आया करें, मिला करें और ज़ाहिर है मिलने से जो है वो मामलात जो है वो हल होते हैं। और जैसे आपने कहा कि सिक्योरिटी और फाइनेंशियल मामला डिस्कस हुए, वादी तीरा को लेकर भी शामी साहब जिक्र हुआ, लेकिन जब ये मामला ज़ेर बहस आया तो इस पर ऐसा लगा कि शायद दोनों ही बहुत ज़्यादा बात करना नहीं चाह रहे। यानी सीएम साहब ने जब कहा तो वज़ीर आज़म ने भी बात को जैसे सुनी अनसुनी कर देते हैं वैसा उन्होंने जो है वो कर दिया। लेकिन एक केपी के बहुत हसास सूबा है जी जी, अफ़गानिस्तान के साथ उसका वसी बॉर्डर लगता है, एक पोरस बॉर्डर है। आपने बड़ी तारें लगा दी, बंद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं सुराख हो जाता है और आप उसे पूरी तरह बंद नहीं कर पाते। और वहाँ जो दहशत गर्दी हो रही है, लोग निशाना बन रहे हैं, तो एक बड़ा हसास सूबा है। और उसके जो वज़ीर आला जो है उनका तो राब्ता जो है दिन रात रहना चाहिए वज़ीर आज़म से भी और हमारे दूसरे अदारों से भी, फौजी सरबराहों से भी, ताकि और दाखिली जो नज़्म व नस्क़ के ज़िम्मेदार हैं उनसे भी। लेकिन हमने सियासत जो है, हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि सियासत की हदूद क्या है। और ये मैं तो बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि जो मनसबदार हैं ना हुकूमत के, जो वज़ीर हैं, जो वज़ीर आला हैं, उनको सियासी मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। ये सियासी मामलात जो हैं सियासी जमातों के उन रहनुमाओं के सुपुर्द करने चाहिए जो इक़्तिदार में नहीं हैं, जिनके पास कोई ओहदा नहीं है। ठीक है। और ये जो बाकी मनसबदार हैं वो अपने अपने फ़राइज़ अदा करें, वज़ीर अल्लाह के तौर पर अपना काम करें, वज़ीर दाखिला के तौर पे करें, तो हम ये वज़ीर आज़म के तौर पे करें। आज से तरजीहात जो हैं वो तब्दील हो गई हैं। पता नहीं तब्दील होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब ने ये कहा है कि ये एक मनसबदार की दूसरे मनसबदार से मुलाकात थी, इसलिए कोई सियासी मौजू ज़ेर बहस नहीं आया। हत्ता कि जो इमरान खान साहब की जो कैद है या उनकी जो अलालत है वो मसला भी कोई ज़ेर बहस नहीं आया, ना उन्होंने उठाया। तो जाहिर है कि उसके लिए फिर महमूद खान अचकज़ई मौजूद हैं, राजा नासिर अब्बास मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर मौजूद हैं, वो ये मसाइल हुकूमत के सामने उठा सकते हैं। माज़ी में शामी साहब ये तासुर दिया जाता कि जी वो बल्कि कहा जाता था कि अली अमीन गंडापुर साहब जब झप्पियाँ डालते हैं मोहसिन नकवी साहब को तो वो नाराज़ होते हैं, कहते हैं भाई मिल लिया करो, काम की बात कर लिया करो, लेकिन ये तस्वीरें ना बनवाया करो, ये मुस्कुराहटों के तबादले जो होते हैं उसको दुनिया को मत दिखाया करो। सियासत जो है वो कहीं एक जगह खड़ी तो नहीं होती ना। तो खान साहब कभी कभी कुछ मूड होता है, कभी कोई मूड होता है, कभी परेशान होते होंगे, कभी खुश भी होते होंगे, कभी गुस्सा आता होगा, तो फिर ये सारे उसका फिर अज़हार हो जाता है। वो एक किसी एक वक्त का रद्द अमल जो है ना उसको हम मुस्तकिल तौर पर नहीं कह सकते कि हमेशा के लिए ये बात इसी तरीके से होगी और मुसाफा जो है ममनू होगा या मुस्कुराहट ममनू होगी। तो ऐसे मौके आते हैं। अब वो तो जाहिर है कि उनकी आँख में तकलीफ़ है और एक इलाज भी उनका शुरू है। हाँ जी, पिम्स में। अब पिम्स जाहिर है कोई यानी छोटा मोटा अस्पताल तो नहीं है। एग्जैक्टली। हमारी पाकिस्तान का बहुत बड़ा अस्पताल है सरकारी। जी हाँ। और बड़ी सहूलियात वहाँ मुयस्सर है। लेकिन अब यह है कि मुनासिब ये होता कि उनके अपने मुआलिज जो हैं वो भी उनसे मुलाकात कर लेते, क्या इसका मसला होता। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम साहब हैं, वो जाना चाहते थे, उनको जाने की इजाज़त कल शामी साहब बानी पीटीआई के सेल से मुताल्लिक़ देखें ना, शौकत खान अस्पताल पर हमारे दोस्त हैं इम्तियाज़ आलम साहब, उन्होंने बहुत लंबा एक आर्टिकल लिखा है। यानी सबके मुश्किलात के बावजूद शौकत खानम जो है देखिए लाहौर में, पेशावर में, कराची में यानी काम यानी कायम हो रहा है, काम शुरू कर रहा है और कैंसर के मरीजों का इलाज हो रहा है, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और तमाम तर सियासत के बावजूद जो फंडिंग है, जो लोग उसको फराम करते हैं वसाइल, उसमें कमी नहीं आई। अच्छा। हाँ, शौकत खानम जो है वो उसी तरीके से हज़ारों मरीज जो हैं उससे मुस्तफ़ीद होते हैं और जाहिर है कि वो दुआएं भी देते हैं उसके लिए। तो ये हमें इन चीज़ों से सियासत जो है उसको उससे मावरा होकर ये मामलात करने चाहिए। शौकत खानम की सपोर्ट भी करनी चाहिए और उसके लिए वसाइल भी लोगों को फराम करने चाहिए और लोग कर रहे हैं। उनको मालूम है कि यहाँ वसाइल ठीक तरीके से खर्च हो रहे हैं और हर गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है और ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन तो खास साहब जो है अब उनका जो आँख है उनकी उसके बारे में तशवीश लाहक हुई है, पर उनकी जो भी अब उनको बता दिया गया है, डॉक्टरों की रिपोर्ट तो उनके पास आ गई, लेकिन
मैं समझता हूँ कि हमें इंसानी सतह पर मामला इतना काम सेंसिटिव करने है। की कल जरूरत है। आपको लगता है कि ज़ाहिर है क्योंकि मंगल को मुलाकात होती है तो अब शायद कोई चांस बन सकता है कि मुलाकात की इजाज़त मिल जाए? अब पता नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है हुकूमत का क्या मूड होगा। और मैं तो अगर मेरे बस में हो तो मैं तो कहूँ कि मुलाकात होनी चाहिए और एक रवैया जो है तब्दील होना चाहिए। अगर उनको अफरीदी साहब को बुला लिया है वज़ीर आज़म ने, उनसे बातचीत हो गई है और वो जो KPK की शिकायत रहती है कि हमारे इतने वाजबात हैं NFC के, हमें पैसे अदा नहीं हुए, कुछ उसमें ना वो जो कंसेंसस नहीं है कबायली- वाजबात के मामले पर। ऐसा ही देखें ना, अब एक तो अब बड़े बरसों की बात करते हैं, अब खान साहब की भी हुकूमत रही है उस जमाने में, उससे पहले उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए थी। अब क्या क्या चीज़ मफरूज़ों पे मबनी है, क्या उनका दावा दुरुस्त है, कहाँ गलत है, ये सारी चीज़ें जो हैं अब वाज़ेह तौर पर सामने आ जानी चाहिए। बिल्कुल। आज का जरा और उन्होंने कहा है कि लोग वहाँ कुर्बानी दे रहे हैं और उनको तो उनके लिए तो हमें वसाइल फराहम करने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, जो KPK के लोग हैं उनके लिए वसाइल फराहम करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये जो ज़ाहिर है क्योंकि ये मुलाकात हुई, फिर अब वज़ीर ख़जाना जो KPK हैं मुज़म्मिल इस्लाम, वो भी शायद अब तक में मुलाकात हो चुकी हो एहसन इकबाल साहब से, कल जो है वो उनकी वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात होनी है। मोहम्मद अच्छी अफजल बात साहब है, से। हमें मालूम होना चाहिए, हक़ाइक़ हमारे सामने आने चाहिए कि कितने पैसे वाजिबुल अदा हैं, कितने अदा हो चुके हैं और कितना जो क्लेम है वो फर्जी है। ये सारी चीज़ें जो है सामने आनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने खुद कहा है कि जी देखिए ये जो कन्फ्यूजन है ये सब कुछ ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से ठीक है। है। आप मिला करें, आया करें, गिला करें, शिकवा करें, लेकिन कम से कम ये कि मुलाकात ज़रूर करें। चलिए, हाँ अच्छा वो शामी जब साहब। गले से लग गए हाँ। सारा गला जाता रहा। अच्छा चलें। अच्छा शामी साहब आगे बढ़ते हैं ज़रा। तो गले पड़ने के कायल है ना हम, गले लगने फिलहाल तो के गले, कायल हाँ नहीं है। एग्जैक्टली। गले पड़ते रहते हैं एक दूसरे के, गले लगते नहीं अच्छा हैं। शामी साहब आगे बढ़ने से मैं क्विकली दिखाना चाह रहा हूँ, कल जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनसे एक सवाल हुआ था सेल से मुतालिक, बानी PTI के, ज़रा उनसे क्या सवाल हुआ और फिर क्या मुस्कुरा कर उन्होंने जवाब दिया, वो ज़रा देखिए। बताया था कि आपने इमरान खान का सेल देखा हुआ है और आप वहाँ गए हैं। इस बारे में बहुत सारे रूमर्स जो है गर्दिश कर रहे हैं, ये क्या बात दुरुस्त है? कब की बात है ये? पता नहीं। नहीं बता दें, वैसे बता दें, लोग बड़े कंसर्न रहते हैं बैरिस्टर साहब कि किस तरह का सेल है खान साहब का, क्या वाकई डेथ सेल देखा हुआ है आपने? क्या नहीं सर आप कब गए थे सेल में? सर थोड़ी सी बात दरअसल ये कि सेल के बारे में ये बात आई थी, वो असम्बली पे ये लोग कह रहे थे कि वहाँ से कोई ऑडियो लीक हुई है, तो मैंने कहा मैंने ऑडियो का तो नहीं सुना है। उन्होंने कहा जी वहाँ कैमरे, आप सेल में गए, तो मैंने कहा खान साहब बाहर कह चुके हैं कि मेरे सेल में सेल की बात हो रही है कि सेल शायद उन्होंने जो है ना वो देख रखा है। हाँ अडियाला जेल जो है ना, हाँ। हमारे सईद मेहदी साहब हाँ। जो कि बहुत बड़े सरकारी अफसर रहे, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, जी जी जी। नवाज शरीफ साहब के दूसरे वज़ीर आज़म के भी उनके साथ गिरफ्तार भी हुए, सुल्तानी गवाह बनने से इनकार किया और तमाम तर प्रेशर के बावजूद उनके सारे 4 भाई जो थे उनको जबरी रिटायर किया गया, यानी मुशर्रफ साहब के दौर में सब सरकारी अफसर थे। लेकिन और अब उन्होंने अपनी याददाश्तें जो तहरीर की हैं, जो किताबी सूरत में छपी हैं, अब उसमें कहते हैं कि अडियाला जेल जब बन रही थी, हाँ जी। तो वो कमिश्नर थे रावलपिंडी के, ठीक है। तो अडियाला जेल में उन्होंने भुट्टो साहब से मुलाकात करने वाले आखिरी हैं, भुट्टो से भी मुलाकात की पहली, बड़े वाक़यात हैं उनके पास जो उन्होंने बयान किए हैं। लेकिन बहरहाल अडियाला जेल में वो कह रहे हैं कि 1 क्लास की फैसिलिटीज नहीं थी, यानी कोई ऐसे कमरे नहीं थे जहां अटैच्ड बात हो। सही है, तो ठीक है। अब यानी जेल में आमतौर पर 2 क्लासें होती हैं, एक C क्लास यानी कॉमन कहते हैं, C फॉर कॉमन, ठीक है, और B फॉर बेटर, ठीक है। बेटर क्लास और सही C है। क्लास। एक क्लास तो फिर एक ऐसे एक प्रोटोकॉल में वो कह देते, तो उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक ने पूछा कि भाई जेल बन रही है तो 1 क्लास भी बना दे उसमें, तो उन्होंने कहा 1 क्लास तो हमने नहीं बनाई। उन्होंने कहा बना दे, हो सकता है कल मुझे या आपको ही वहां रहना पड़े। अच्छा। तो फिर वो उन्होंने ऐसा एक ब्लॉक भी बना दिया जिसमें अटैच्ड बाथ हैं और फैसिलिटीज ज्यादा हैं। ठीक है। तो वो फिर सईद मेहदी तो वहां रहे। अच्छा। जब मुशर्रफ साहब आए तो नवाज शरीफ के साथ उनको भी पकड़ा और फिर नैब के हवाले भी हुए। सही है। तो वो अडियाला जेल में वहीं उन्होंने कैद काटी, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक को ये मौका नहीं मिल सका। अच्छा। वो जल्दी अल्लाह मियाँ के पास चले गए। अच्छा सर अब आगे बढ़ते हैं। एक ये हमें तारीख है। जी जी। अब ये खान साहब जो हैं वो जेल में यहाँ रहे हैं, वहाँ आसफ जरदारी रहे हैं, वहाँ चौधरी शुजात रहे हैं, परवेज इलाही रहे हैं, सही है। नवाज शरीफ रहे हैं। तो ये जेल जो है, देखिए ये तो एक
बड़ी तारीखी जेल है। अब होना तो चाहिए कि ये तो जगमग जगमग कर रही होती और इसमें तो मतलब है कि इतनी सहूलतें होती कि लोगों को किसी को शिकायत का मौका ही ना मिलता। सही और है। अभी भाई साहब तो कहते हैं कि ऐसी जेल बना दी गई जिसमें अटैच बात है, वगरना अटैच बात नहीं होते जेल में। अच्छा अच्छा, तो सही। सर मुझे ज़रा इजाज़त दें, अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा अहम मामला है और वो है कि पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं हो रहा सर। जिस मैच का कोई मैच ही नहीं है, अगर वो मैच ही ना हो तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए हमने दावत दी है आज फिर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बांग्लादेश स्पोर्ट्स जो है, सलाहकार हमारे साथ उससे मौजूद मोहब्बत हैं। है ना वेलकम हमारी। करते हैं इकबाल भाई आपको। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि बांग्लादेश ने कहा कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में, इसलिए हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, तो हमारा कहीं और इंतजाम किया जाए। तो आईसीसी ने उनकी बात मानी नहीं और कहा कि ठीक है, तुम रूठे हम छूटे, उनकी जगह। लेकिन सर अभी पिक्चर बाकी है, अभी नहीं। मामला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आईसीसी ने बाकायदा तौर, पीसीबी ने तो बताया नहीं है अभी आईसीसी को आईसीसी इन्फॉर्म ने बांग्लादेश का तो मामला उसने खत्म कर वो दिया निपटा ना। दिया। उसकी इकबाल जगह बेग साहब दूसरी, हाँ। अपना एक स्कॉटलैंड की टीम, जी हाँ, स्कॉटलैंड की वो टीम। उसको यानी दाखिला दे दिया। अब बांग्लादेश कहता ठीक है, अच्छा भाई हमने कबूल किया आपका फैसला। लेकिन अच्छा। पाकिस्तान ने एहतजाज जरूरी समझा और पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो टूर्नामेंट में तो शरीक होगा लेकिन इंडिया के खिलाफ जो है मैच नहीं खेलेगा। अब उसका ये भी हो सकता है, अब लोग कह रहे हैं कि भाई इसका नुकसान होगा क्योंकि इंडिया को पॉइंट ज्यादा मिल जाएंगे। 2 पॉइंट लेकिन फिर ये भी है कि मैच जो है अगर नहीं होगा इंडिया पाकिस्तान का, सही। तो पूरा टूर्नामेंट करकरा हो जाएगा और पूरी उसकी व्यूअरशिप मुतासर होगी, उसकी इनकम मुतासर होगी। ठीक है तो सर, मैं जरा चाह रहा हूँ इकबाल साहब हमारे, हाँ जी इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। इकबाल भाई जरा अनम्यूट कीजिएगा, मेरा ख्याल है शायद वो म्यूट हुआ हुआ है आपका। सुन पा रहे हैं तो आप मुझे? इकबाल भाई आपको आवाज आ रही है? आवाज ही नहीं आ रही। नहीं, मेरा ख्याल है वो म्यूट जो है वो शायद हो गया है। इकबाल भाई से हमारे साथ हमें ज्वाइन तो उन्होंने जो है वो कर लिया था। असल सवाल सर ये भी है ना कि एक तो ये कि आईसीसी क्या घुटने टेकेगा, और दूसरा ये कि क्या बांग्लादेश को इस तमाम सूरत-ए-हाल को लेके क्या रिवर्स ये मामला किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि नुकसान तो बहुत बड़ा है। और देखते हैं तीसरा ये कि सर अगर ये मैच नहीं होता, चले नहीं हुआ, 2 पॉइंट्स मिल गए, जो आगे अगर हम जाते हैं नॉकआउट मरहले में, तो क्या वहाँ पर अगर कोई पाकिस्तान इंडिया का फिर मैच आ गया तो पाकिस्तान क्या करेगा? फिर हुकूमत फैसला करेगी। अच्छा, क्योंकि हुकूमत ने फैसला किया कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे 15 फरवरी को, फिर हमारी हुकूमत फैसला करेगी। हमारा मौक़िफ़ तो यही रहा है कि हुकूमतों को इसमें क्रिकेट में दखल नहीं देना ज्वाइन कर चाहिए। लिया सर इकबाल भाई ने। इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शामी साहब और सलमान दोनों को अस्सलाम वालेकुम। और मैं सुन रहा था जी। शामी साहब रब्ता हो गया? जी जी, सियासत के- आवाज आ रही है मुझे इकबाल तो भाई? नहीं आ रही। जी आ रही। अच्छा इकबाल भाई, शामी आपकी साहब, एक मिनट चेक कर लेते हैं। अब आपकी, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब चलिए, शामी अब साहब को आपकी आ रही तो आप पूछो जरा उनसे। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ इकबाल भाई कि एक तो ये कि ज़ाहिर है वो युगांडा की टीम पता नहीं शायद तैयारी करके बैठी थी, पाकिस्तान ने तो छक्का मारा, उसने कहा जी टूर्नामेंट में हम जाएंगे लेकिन हम इंडिया से मैच जो है वो नहीं खेलेंगे। अब आगे क्या होने जा रहा है अभी इस वक्त, करंट सिचुएशन क्या है? क्योंकि आखिरी जो मेरी बात हुई पीसीबी वालों से, वो तो कह रहे हैं कि अभी कोई हमने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे आगाह नहीं किया आईसीसी को, तो आईसीसी क्या करेगा फिर? अभी देखे सलमान, आईसीसी ने अपनी बोर्ड मुझे तो मीटिंग आवाज बुलाई नहीं है जिसमें 16 मेंबरान है। आपको आवाज आ रही है सलमान? जी मेरी? मुझे असल में आ रही है, आप बोले, मैं शामी साहब की ऑडियो भी हम कराते हैं। ठीक जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बोर्ड मीटिंग बुलाई है और उस बोर्ड मीटिंग में वीडियो लिंक के जरिए 16 के 16 मेंबरान शरीक होंगे जिसमें इस मामले पर गौर किया जाएगा। ये कब बुलाई है वही मीटिंग, बोर्ड यानी है, कब है ये वही बोर्ड? बोर्ड है, आज ही मीटिंग होनी है। ये वही बोर्ड है कि जिस बोर्ड ने बांग्लादेश की दरखास्त को मुस्तरद किया था कि हम आपके मैचेस शिफ्ट नहीं कर सकते। तो आप देखें, जो बोर्ड 14/2 से बांग्लादेश की दरखास्त को मुस्तरद कर सकता है, आप क्या समझते हैं कि वो 22 नहीं होगा? उसका टिल्ट तो भारत की तरफ है। तो फिर क्या मामला क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि पाकिस्तान ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल लिया है, डोनाल्ड ट्रम्प वाला नहीं, दूसरा वाला ट्रम्प कार्ड खेल लिया है पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से अब आईसीसी बैकफुट पर चला गया है। एक ऐसी अच्छा इकबाल भाई, अब हड्डी सवाल बन गई है जी जी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिसको जी जी जी। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ, एक ऐसी तो हड्डी एक बन मरहला गई हो है। गया ना कि हम 15 को नहीं, ठीक है बोलिए। मैच खेल रहे जा रहे, उसमें टीम कुछ नहीं कर सकती, जो होना है वो होना है। अगर नॉकआउट मरहले में टीम चली जाती है तो फिर क्या यानी कि होगा पाकिस्तान के साथ कि 2 पॉइंट तो चलो आपने छोड़ दिए, लेकिन अगले मरहले में क्या अगर कोई क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल दोनों टीमों का पड़ जाता है तो वहां भी फोरफीट करेगा क्या पाकिस्तान?
बिल्कुल, जब पाकिस्तान ने एक डिसीजन ले लिया सलमान, तो फिर क्या उस डिसीजन को रिवर्ट करेगा? और सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान अगर 4 फीट करता है, तो आईसीसी का जो रूल है, जो लॉ 16.10.7 वो ये कहता है कि अगर कोई टीम 4 फीट करती है तो उस सूरत में उसका नेट रन रेट बहुत ही कम हो जाएगा। तो पाकिस्तान का नेट रन रेट न सिर्फ कम होगा, बल्कि भारत साजिश करके किसी टीम के साथ मिलकर पाकिस्तान को सुपर 8 से भी बाहर कर सकता है। आप इस प्रोबेबिलिटी को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि वहां कोलंबो में मैचेस हो रहे हैं, अगर बारिश हो जाती है, दो टीमों को एक पॉइंट मिलता है, उस सूरत में नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो चुकी है इस वक्त वहां पर पाकिस्तान के लिए आईसीसी के इस इजलास के दौरान। ठीक है। और अच्छा, ये भी एक इशू हो रहा था कि जो पाकिस्तानी निजात गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, ज़ाहिर जिनका ताल्लुक या ये कह लें निजात है पाकिस्तानी, जो मुख्तलिफ टीमों में हैं या फिर फैंस हैं या सहाफ़ी हैं, उनको भी वीज़ा जो है वो जारी करने में मुश्किलात जो है वो जानबूझ के शायद डाली जा रही हैं, क्रिएट की जा रही हैं। तो वो आपके पास अब क्या इत्तलात आ रही हैं? कुछ मामला हल हुआ है प्लेयर्स से मुतालिक स्पेशली? जब प्रेशर पड़ा भारतीय हुकूमत पर, क्योंकि वैसे ही बीसीसीआई पॉलिटिसाइज हो गया है, जब प्रेशर पड़ा तो 42 खिलाड़ी और ऑफिशियल, जिनमें से कुछ पाकिस्तानी निजात भी हैं, उनको वीजा देने से भारत पहले रिलक्टेंट था, लेकिन अब उनको जो है वो वीजा दिया जा रहा है और भारतीय हुकूमत ने इस बात को तस्लीम कर लिया है और एक्सपेडाइट कर दिया है। बेशतर ममालिक के खिलाड़ियों को वीजे मिल गए भारत के। और अब जिस तरीके से इटली की टीम में पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी शामिल है, अमेरिका की टीम में पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी शामिल है, यूएई की टीम में, ओमान की टीम में, तो बेशतर ऐसे खिलाड़ी और ऑफिशियल्स हैं कि जिनको उन्होंने अब वीजा देना शुरू कर दिया और डेफिनेटली वो 7 फरवरी से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप में एक्शन में नजर आएंगे। ठीक है इकबाल भाई, ये भी बता दीजिए क्विकली कि एक तो ये कि जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने जब ये बताया, उसने कोई वजह नहीं बताई, तो क्या आगे चल के वजह पूछी जा सकती है या बताना ज़रूरी होगी या नहीं? जो बस ठीक है हुकूमत ने फैसला कर लिया, जैसे माजी में भारत जो है उसकी हुकूमत करती रही है कि ठीक है जी ये रीज़न है, हमें बताना ज़रूरी होगा या नहीं? बिल्कुल सलमान, हमें बताना चाहिए, क्योंकि देखें माजी में जो मैचेस 4 फीट हुए हैं, 1996 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज श्रीलंका नहीं गए, उन्होंने अपने मैच 4 फीट किया। 2003 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड कीनिया नहीं गया और इंग्लैंड जिम्बाब्वे नहीं गया, उन्होंने अपना मैच 4 फीट किया। और 2009 के वर्ल्ड कप में पॉलिटिकल ग्राउंड पर जिम्बाब्वे को नहीं शिरकत करने दी गई, जिसकी वजह से स्कॉटलैंड की टीम आ गई। तो आप वजूहात तो बयान करनी होंगी। अब पाकिस्तान ने जो रीजन दी है वो ये है कि जनाब बांग्लादेश के साथ आपने नारवा सलूक किया है, इसलिए हम जो है इस मैच का बॉयकॉट करेंगे। इससे पहले सिक्योरिटी रीजन होती थी, लेकिन अब सिक्योरिटी रीजन नहीं, अब कोई और रीजन है। अब आईसीसी का बोर्ड जो है वो इस बारे में फैसला करेगा कि क्या ये जेन्युइन रीजन है पाकिस्तान की या नहीं। उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो पाकिस्तान को टूर्नामेंट से आउट कर दें क्योंकि लॉस तो उनका हो ही रहा है, या फिर ये कि वो पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करें, जो बजाय टूर्नामेंट से आउट किया जा सकता है पाकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल सलमान, अगर आईसीसी का बोर्ड सारे फैसले करता है, और मैंने आपको बताया कि बोर्ड इन्फ्लुएंस है भारत से, अगर आईसीसी का बोर्ड ये फैसला करता है कि जनाब इससे खेल की साख को नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान अलग हो गया, बाकी कैसे मैचेस खेलेगा, उस सूरत में वो कहेंगे पाकिस्तान को, जो भारतीय मीडिया भी दे रहा है कि उस सूरत में वो कहेंगे कि जनाब आप ना ही खेले तो बेहतर है। जबकि पाकिस्तानी टीम कोलंबो पहुंच गई है, 2 दिन रेस्ट करेगी, 4 तारीख को उसका प्रैक्टिस मैच है, 7 तारीख को उसका पहला मैच है नीदरलैंड के खिलाफ। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है। ठीक है, चले बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आप हमारे साथ मौजूद। सर एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, हम समझ रहे थे कि शायद बलूचिस्तान में जो है वो अमन आ जाएगा, अमन आ रहा है और अच्छी खबरें भी वहाँ से ज़ाहिर आ रही थी इंतज़ामी मामलात को लेकर, लेकिन हफ्ते के रोज़ बहुत अफसोसनाक खबर आई। कोऑर्डिनेटेड अटैक्स वहाँ पर किए गए जिसमें आम शहरियों को भी निशाना बनाया गया और ज़ाहिर है इसमें जो बाहर का हाथ है वो मुकामात पर जी हाँ हमले हुए। लेकिन एक तो अफसोसनाक है 12 मुकामात पर उन्होंने हमले किए, क्वेटा समेत। लेकिन ये भी आप देखें कि 12 मुकामात पर जो हमारी फोर्सेस थी वो चौकन्ना थी, उन्होंने जवाब दिया। बिल्कुल, 3 रोज़ में 177 दहशतगर्द जो हैं जहन्नुम वासिल हो चुके हैं और जो उनकी यानी उनको नाकामी हुई इसमें। तो जहाँ हमले जो हैं बाइस तशवीश हैं, वहाँ जो रिस्पॉन्स है हमारी दिफाई जो अदारे हैं उनका, हमारी पुलिस का, हमारी एफसी का
हमारी फ़ौज का, वो भी काबिल दाद है। और किस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया है और उनको नाकाम बनाया है। बहरहाल हाँ जी। ये जिद्दोजहद है। हाँ। और इसमें तो अब वो तो खुल्लम खुल्ला एक तहरीक है अलहदगी की, अच्छा कि हमने बलूचिस्तान को अलग करना है पाकिस्तान से। अच्छा। अब ये जंग जो है जारी है, हमें लड़नी है, और इसमें तो कोई यानी दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है है। नहीं। यही बात शामी साहब कल हमारे सरफराज कितने- बुगटी साहब जो हैं उन्होंने की, मैं चाह रहा हूँ वो सुने, फिर शायद रिन साहब हमारे साथ होंगे। के सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो यही कह रहे थे कि जी हम 1000 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान में जी ताकत का मसला बलूचिस्तान ताकत से हल नहीं होगा, वो भाई हल करा लो ना फिर आगे किसी और तरीके से। और बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल हुआ कब है? हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। दिस कंट्री इज आवर्स, दिस इज आवर मदरलैंड, विल फाइट फॉर इट। हम एक सेकंड के लिए भी सरेंडर होने को तैयार नहीं है। तो शाहिद रिन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुआविन हैं सीएम बलूचिस्तान के बराए मीडिया। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शामी साहब और सलमान भाई। शाह साहब ये बताइए कि अब क्या सूरत हाल है? काबू मुकम्मल तौर पर पा लिया गया दहशत गर्दों पर, और हर जगह इस वक्त अमन है? जी शामी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में जो 48 घंटे का एक कार्रवाई फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से लॉन्च की गई थी, और एक ऐसा तासुर बनाने की कोशिश की गई थी कि जैसे रियासत या उसकी रिट मौजूद नहीं है, वो कार्रवाई अब भी किसी न किसी जगह पर, जिसे कहते हैं वो फरार होने वाले जो दहशतगर्द हैं उनके पीछे के लिए जारी है। और अभी तक जो दहशतगर्दों का डेथ टोल है वो 177 को टच कर चुका है। और शामी साहब, मुझे बहुत इत्मीनान हुआ जब आपकी इब्तदाई गुफ्तगू सुनी, क्योंकि हम पहले दिन से चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी या मैं, बाज़ औक़ात हमें इस्लामाबाद या लाहौर के दोस्तों से आजकल ये गिला होता था कि उन्हें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये हुकूक की जंग नहीं है, ये लोग एक आइडियोलॉजी की बुनियाद पर पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज आपकी गुफ्तगू सुन के कम से कम इतना इत्मीनान हुआ कि एक सीनियर तरीन आदमी, उन्हें इस मामले की संजीदगी का भी एहसास है, और उनके संजीदगी के एहसास के साथ साथ इसका तदारुक कैसे करना है उससे भी आप एग्री करते हैं। शामी साहब, यही रिक्वेस्ट आपसे, सलमान से, मीडिया से, चीफ मिनिस्टर हमेशा ये करते हैं कि हमने कभी पॉलिटिकल डायलॉग से इनकार नहीं किया। पॉलिटिकल डायलॉग पॉलिटिकल लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं बैरल ऑफ गन की बुनियाद पर, हमें उनसे बैरल ऑफ गन से बात करनी होगी, और इसके लिए हमें इस जंग को मिनहसुल कौम लड़ना होगा, और उसके लिए हमें आप सबकी मदद की जरूरत है। वो तो देखिए डेफिनेटली शाह साहब, हम यहाँ बैठे हैं और आपको हम सलाम कर रहे हैं, जिस तरह आप गुफ्तगू करते हैं, जिस एतमाद के साथ और हौसले के साथ। और बुगटी साहब जो हैं हमारे दोस्त हैं कई बरसों के, और उनकी जो जुर्रत है और जो हिम्मत है और जो अज़्म है, हम यकीनन उसको भी सलाम पेश करते हैं। और आप देखें कि ये जो जंग है ये हम सब की जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है, और हमें दहशत गर्दों को शिकस्त देनी है और एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। इस बारे में कोई दो राय अब हो नहीं सकती। शाहिद साहब, ये भी फरमा दीजिएगा साथ ही कि अब जो इब्तदाई असेसमेंट हुई है, क्या पता चला है कि ये दहशत फैलाना मकसद था या कोई टेक ओवर करना चाहते थे, खुदा न खास्ता क्या इरादा लेकर आए थे, और इनके पीछे जो लोग हैं उनकी कोई उनके बारे में पता चला? वो कह तो रहे हैं कि जी भारत इसमें मुलव्विस है। हाँ सलमान, देखें, दो चीजें आपके सामने रखूंगा। जब ये वाकयात क्वेटा में और सराउंडिंग्स में शुरू हुए, अगर इससे आप 24 घंटे पीछे चले जाएं और खबरों को देखें, तो दो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने शाबान के इलाके में की और पंजगूर के इलाके में की, जिनमें 41 जो है फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। अब जब ये वाला अटैक आया, उसके बाद हम ये असेसमेंट कर रहे हैं कि बेसिकली जो शाबान का इलाका है, अगर हम क्वेटा के जो है पहाड़ों का जो पहाड़ी एरिया है उसके अगर पीछे की तरफ जाते हैं तो घंटे से 1.5 घंटे की ड्राइव पे शाबान का इलाका आता है। तो हमें ये असेसमेंट फील हो रही है कि ये जो तैयारी थी, जो इंटेलिजेंस बेस्ड हमें इत्तला मिली कि शाबान में दहशतगर्द यकजा हो रहे हैं, वहां पर और ये सारी लोकल सोर्सेज से मिलने वाली इंफॉर्मेशन थी, जिसकी बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और 41 जो है फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। एक लम्हे के लिए हम ये सोचते हैं कि शाबान का ऑपरेशन ना हुआ होता
तो क्वेटा को 2 साइड से अटैक करने का हमें ये खदशा है कि तैयारी की जा रही थी। जैसे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान या हम बारहा ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात बहुत आसानी के साथ एक जुमला कहा जाता है इंटेलिजेंस फेलियर, लेकिन अगर हम ये देखें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, बलूचिस्तान पुलिस है, वो हर वक्त काम कर रही है। अगर काम नहीं कर रही होती तो शाबान में उन्हें कामयाबी ना मिलती, और अगर शाबान में कामयाबी ना मिलती तो हो सकता है जो क्वेटा में हमारा रिस्पांस था दहशतगर्दों को वो डाइवर्ट होता 2 जगह पे और ये अटैक ज्यादा लीथल होता। तो 12 हम जो बताने की ये कोशिश करते हैं कि हमारी कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, चाहे वो पुलिस हो, सीटीडी हो, फ्रंटियर कोर हो, पाक फौज हो या हसास इदारे हो, वो हर वक्त अलर्ट है। लाजमी सी बात है, ये जरूर होता है कि 8 ऐसे वाकयात को वो नाकाम बनाते हैं, कहीं 2 जगह पे जो है कामयाबी मिलती है दहशतगर्दों को। और ये जो हेडलाइंस हैं सलमान के 12 मकामात पर हमले किए गए, 3 ऐसे मकामात हैं जहां पर क्वेटा सिटी में उन्होंने कोशिश की। मिसाल की बात है, रेड जोन में उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की। आप विजुअल को अगर देखें सलमान, तो क्वेटा का बलूचिस्तान पुलिस का जवान आखिरी लम्हे तक उस खुदकुश हमलावर की गाड़ी पर फायर कर रहा है जब तक के वो। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि जो दहशतगर्द अभी ज़ाहिर मारे गए हैं उनकी कोई शनाख्त हुई है, मकामी है या इसमें गैर मुल्की भी शामिल है? मेरा ख्याल है कोई राब्ता हमारा शायद मुनक़ता हुआ है। शाहिद साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन रहा हूं सलमान। आपको जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। शनाख्त से मुतालिक बताइएगा, कोई शनाख्त हुई है दहशतगर्दों अच्छा सलमान, शनाख्त के हवाले से चूंकि इस वक्त 177 दहशतगर्द मारे गए हैं, उनकी शनाख्त हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये खदशा मौजूद है कि इन अटैक्स में भी चंद अफगान नेशनल्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि माजी में कुछ ऐसे अटैक्स हुए जिनमें जब हमने शनाख्त के प्रोसेस से उन दहशतगर्दों को गुजारा तो उसमें कुछ अफगान नेशनल्स थे। तो इस बार भी ये खदशा मौजूद है, लेकिन चूंकि इस वक्त ऑपरेशन जिसे कहते हैं वो कंप्लीट हो चुका है, अब शनाख्त का प्रोसेस शुरू किया है, तो जब तक उनकी कंप्लीट शनाख्त नहीं होती तो मैं इस पर वर्डिक्ट नहीं दे सकता कि उसमें कोई गैर मुल्की था या नहीं, लेकिन माजी में कुछ ऐसे वाकयात जरूर हुए। और एक जो पॉइंट मैंने आपके सामने एस्टैब्लिश कर रहा था कि क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में उन्होंने हमले की कोशिश की, रेड जोन में हमले की कोशिश की, दोनों जगह पे उन्हें नाकामी हुई। नाकामी की वजह यह थी कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद थी, जहां पर पुलिस अलर्ट थी, पुलिस ने उन्हें रिस्पॉन्ड किया। यहां तक कि रेड जोन के सामने एक डीएसपी शहीद हुआ, एक डीआईजी लेवल का ऑफिसर वहां खड़ा उस हमले को रिस्पॉन्ड कर रहा था। अगर हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ना होती तो इतने हाईएस्ट ऑफिसर्स एक चेक पोस्ट पे ना खड़े हुए होते। ठीक है। और जो डिजिटल इन्वेस्टिगेशन है वो अलग हो रही है कि सोशल मीडिया का जो गलत इस दौरान इस्तेमाल किया गया, उसमें कौन लोग मुलव्विस हैं जो वरगलाते हैं फिर? सलमान, इस बार हम उससे भी एक कदम आगे जाके काम कर रहे हैं। ना सिर्फ ये सारी चीजें हो रही हैं, बल्कि कुछ टेक्निकल लीड्स हैं कि सैटेलाइट राब्ते हैं जो कि कंधार, काबुल और न्यू दिल्ली तक मिलते हुए हमें नजर आते हैं, जो सानिया जाफर एक्सप्रेस में भी हमें लीड्स मिली थी और अब भी मिली हैं। इसके बाद हम एक और चीज पर भी काम कर रहे हैं कि जिन डेथ बॉडीज की शनाख्त होगी, इसके बाद हमने मीडिया में काफी हद तक इस बात पे प्रचार किया है कि जिन फैमिलीज के बच्चे इन दहशतगर्द तंजीमों में हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी बातों के बारे में, अपने बच्चों की एक्टिविटी के बारे में आगाह करें। अगर आगाह नहीं करते हैं तो फिर उन फैमिलीज को इनके दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के बाद कोई हक नहीं होगा इस बात पर कि अगर उनके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई कानूनी ऑप्शन इख्तियार किया जाता है, और कानून हमें इस बात की इजाजत देता है। ये जो कानून में है इसकी गुंजाइश, एक और कानून साजी करनी पड़ेगी। और चीज, जी सलमान, मैंने कहा कानून इस बात की इजाजत देता है या कानून में आपको लगता है कि कोई तरमीम करनी पड़ेगी? हमने कानून में तरमीम पहले की है। बलूचिस्तान वाहिद सूबा है सलमान जिसने नेशनल एक्शन प्लान की तर्ज पर अपना प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया है। अभी उसके हमने फेज 1 पे अमल करना शुरू किया है। तो इस्लामाबाद में बैठे चंद जो इंसानी हुकूक के चैंपियंस हैं, उनकी चीखें हमें सुनाई दे रही हैं, और इंशाल्लाह ये चीखें उस वक्त तक आपको सुनाई देंगी जब तक यहाँ आखिरी दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अरीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ये लड़ाई तो लड़नी है और इसमें कोई पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता। जो लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, जो दस्तूर पाकिस्तान के तहत काम करना चाहते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी शिकायत दूर करनी चाहिए, उनसे मज़ाकरात भी करने चाहिए। लेकिन जो बंदूक उठाता है, और करोड़ों रुपए का असला है इनके पास, एक एक शख्स ने जो बंदूक उठा रखी है वो लाखों रुपए की है, जो उनके पास से हथियार बरामद हो रहे हैं, एक एक शख्स का अरबों और करोड़ों के आलात हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है? बिल्कुल, फंडिंग कहाँ से हो रही है? ये तो कोई नाराजगी की बात तो नहीं है ना, कोई एहतजाज की बात नहीं है। ये तो एक बाकायदा एक साजिश है जिसमें हमारे दुश्मन पूरी तरह मुलव्वस हैं, और इंशाल्लाह
हम इस पे काबू पाएंगे। और अभी वो बुक्टी साहब कह रहे थे सर्वे, ये 2-3% लोग हैं जो गुमराह हैं और जो उनके साथ जुड़े हुए हैं और जिनको समझाना है और जिनको फिर जिनकी ठिकाने भी लगाना है। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए और हाथ पांव नहीं छोड़ने चाहिए। वो जो हमने उनकी बात सुनाई शमीम साहब, वो कह रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल हुआ कब है बलूचिस्तान में, और जिसको कराना है फिर करा ले। फिर इस मसले को जब आप बंदूक उठाएंगे तो फिर बंदूक जवाब देगी। अच्छा, ताकत का जवाब ताकत से ही जो है वो दिया जाएगा। हाँ जी, ठीक है, सही है। अब चले हमारे बैरिस्टर सुल्तान महमूद जी सर, सुल्तान महमूद कश्मीर के चौधरी साहब, हाँ जी, और बड़े पुराने सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा, हमारे चौधरी नूर हुसैन के बेटे, और यानी जाट बरादरी से उनका ताल्लुक था। बड़ी ये तहरीक आज़ादी में शरीक रहे और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के क़याम में भी, उसके बाद उसकी सियासत में बड़ा सरगर्म किरदार अदा किया और 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे और फिर उनकी जगह जगह जो जहाँ जहाँ कश्मीरी और पाकिस्तानी बसते हैं उनका गम मनाया गया। और लंदन में भी गायबाना नमाज जनाजा उनकी हुई और तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ वो जुड़े रहे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए, उनकी कोताहियों से दरगुजर करे। पीपल्स पार्टी में भी थे शामी साहब, फिर वज़ीर आज़म रहे, छोड़ दिया उन्होंने, अपनी जमात बना ली, पीपल्स पार्टी को छोड़ा, उसमें शामिल हुए, फिर दोबारा शामिल हुए बेनज़ीर भुट्टो साहब के कहने पे। मगर तहरीक आज़ादी के साथ जुड़े रहे। अच्छा। जमातें तो कई उन्होंने तब्दील की, ठीक है, लेकिन जो उनका जज्बा था आज़ादी का वो मांद नहीं पड़ सका। ठीक है, चले अल्लाह और इसी तरह सर एक मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त है, मुतनाज़िर अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।